एक नए वीडियो के साथ हम आप सबके सामने प्रस्तुत हुए हैं। कोहलबर्ग का सिद्धांत हम जानते हैं, ये लॉरेंस कोहलबर्ग अमेरिका के विद्वान थे। लॉरेंस कोहलबर्ग, सबसे पहले हम इनके विषय में जानते हैं कि ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने लगभग 20 वर्ष तक अपने साक्षात्कार में ये निष्कर्ष निकाला, जो उनको सूचनाएं प्राप्त हुई बच्चों के अध्ययन से, और उस प्राप्त सूचनाओं के आधार पर, विश्लेषण के आधार पर उन्होंने एक ऐसे सिद्धांत को बताया, एक ऐसे सिद्धांत का निर्माण किया जिसको नैतिक विकास का सिद्धांत कहते हैं। नैतिक अथवा चारित्रिक विकास का सिद्धांत। नैतिक अथवा चारित्रिक विकास का सिद्धांत, ये लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है। इन्होंने 10 से लेकर 16 वर्ष के बालकों पर अध्ययन किया, ये ध्यान देना है। 10 से लेकर 16 वर्ष तक के बालकों पर इन्होंने अध्ययन किया, और उस अध्ययन के पश्चात इन्होंने विश्लेषण के आधार पर इस नैतिक चारित्रिक विकास के सिद्धांत को बताया। नैतिक विकास सिद्धांत में इन्होंने बताया कि नैतिक संघर्ष में तार्किकता महत्वपूर्ण है। क्या है? तार्किकता महत्वपूर्ण होती है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने यह निष्कर्ष में अपने सिद्धांत में बताया कि जब बालक नैतिक संघर्ष की अवस्था में होता है तो उस अवस्था में तार्किकता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अंतिम निर्णय उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है जितना कि नैतिक संघर्ष में तार्किकता महत्वपूर्ण होती है। और यह नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता। नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता, यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके पश्चात इन्होंने यह भी बताया कि नैतिक व्यवहार सामाजिक परिवेश में ही सीखा जाता है। जो भी नैतिक व्यवहार है उसको हम औपचारिक रूप में तो सीखते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है अनौपचारिक शिक्षा। अर्थात जो नैतिक व्यवहार है उसको सीखने का सबसे बड़ा जो साधन है, सबसे बड़ा जो माध्यम है, वह है सामाजिक परिवेश, जहां पर अनौपचारिक ढंग से यह नैतिक व्यवहार सीखा जा सकता है। तो अनौपचारिक ढंग से सामाजिक परिवेश
परिवेश में नैतिक व्यवहार सीखा जा सकता है। ये लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत, जो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया है। इनके सिद्धांत का नाम नैतिक अथवा चारित्रिक विकास का सिद्धांत है। 10 से 16 वर्ष के बालकों पर इन्होंने अध्ययन किया। 10 से 16 वर्ष के बालकों पर इस अध्ययन के फलस्वरूप उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि तार्किकता इसमें महत्वपूर्ण होती है। अंतिम निर्णय से ज्यादा तार्किकता महत्वपूर्ण है। जब बालक अथवा व्यक्ति तनाव, संघर्ष, नैतिक संघर्ष की अवस्था में होता है तो वहां तार्किकता ही महत्वपूर्ण होती है। नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता है, बल्कि जन्म के पश्चात उसको सीखा जाता है और वह सीखने की प्रक्रिया अनौपचारिक ढंग से चलती है और सामाजिक परिवेश में नैतिक व्यवहार को सीखा जा सकता है। ये महत्वपूर्ण जो तथ्य था लॉरेंस कोहलबर्ग का, वो ये है। इसके पश्चात अब हम ये सीखने जानने का प्रयास करेंगे कि नैतिक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्थाएं हैं जिसको लॉरेंस कोहलबर्ग ने बताने का प्रयास किया। तो कोहलबर्ग नैतिक विकास सिद्धांत की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं इसको जानना है। ये अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको ले सकते हैं। कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत की अवस्थाएं। नैतिक विकास सिद्धांत जिसको कोहलबर्ग ने दिया है उसके कुल 3 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं उन्होंने बताई हैं। ये तीनों अवस्थाएं क्रमिक होती हैं, ये ध्यान में रखना है। पहली अवस्था जो नैतिक विकास की है उसको पूर्व नैतिक विकास स्तर कहते हैं। पूर्व नैतिक विकास स्तर, या इसका एक दूसरा भी नाम है, इसको कहते हैं प्राक पूर्व नैतिक विकास स्तर या प्राक रूढ़िगत नैतिकता स्तर। प्राक रूढ़िगत नैतिकता स्तर। पूर्व नैतिक विकास स्तर या पूर्व नैतिक स्तर या प्राक रूढ़िगत नैतिकता स्तर, यह 4 वर्ष से 10 वर्ष ये 4 वर्ष से 10 वर्ष तक चलती है। इसमें क्या होता है? इस स्तर में बालक दूसरे के द्वारा, जो बड़े हैं, जो अनुभवी हैं, उनके द्वारा जो नैतिक तर्कणा निर्धारित होती है, बालक उसी को आधार मानकर कार्य करता है, व्यवहार करता है। व्यवहार को अच्छा बुरा उस
कार्य के परिणाम को देखकर मान लेता है। अर्थात जो अनुभवी, जो बड़े लोग जो निर्धारित कर दिए हैं, जो मानक निर्धारित कर दिए हैं, उस नैतिक तर्कड़ा को वह मान लेता है, उसको सत्य मान लेता है और कार्य करने के पश्चात जो परिणाम निकलता है उसी से वह अनुमान लगा लेता है कि यह अच्छा है अथवा बुरा है। तो ये इस स्तर की विशेषता होती है कि वह दूसरों के द्वारा निर्धारित होती है, दूसरों के द्वारा निर्धारित होती है, निर्धारित होती है। और दूसरी विशेषता यह है कि वह अच्छा या बुरा भौतिक परिणामों के आधार पर निश्चित होता है। अच्छा बुरा भौतिक परिणामों पर निर्भर होता है। ये विशेषता होती है जो 4 से लेकर 10 वर्ष तक चलती है। इस नैतिक विकास स्तर को इन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया है। उसमें पहला जो इस अवस्था का जो पहला स्तर है वह है दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखता। दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखता, ये पहली अवस्था है। प्राक रूढ़िगत नैतिकता स्तर जो 4 से लेकर 10 वर्ष चलती है। इसमें बालक दंड से दूर रहने का प्रयास करता है और इस अवस्था में दंड से दूर रहने का अभिप्रेरण तीव्र होता है। दंड न मिलने के लिए वह बड़ों का, अपने जो अनुभवी हैं, अपने से बड़े हैं, जो जिसको योग्य समझता है, उनको सम्मान देता है कि जिससे वह दंड से बचा रहे, बड़े उसको दंडित न करें। तो दंड एवं आज्ञाकारिता की उन्मुखता यह प्राथमिक या रूढ़िगत नैतिक स्तर की पहली अवस्था है जिसमें वह दंड से दूर रहने का प्रयास करता है। दूसरी जो अवस्था है वह है साधनात्मक सापेक्षवादी। साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता ये पहले चरण की दूसरी अवस्था है। इसको हम अदला बदली की अवस्था कह सकते हैं। अदला बदली का भाव इस अवस्था में तीव्र होता है। इसमें पारस्परिकता और सहभागिता के स्पष्ट सबूत प्रदान होते हैं। न्याय, उदारता, सहानुभूति पर आधारित न होकर इसमें छल योजित या हम यूं कहें आत्मपूरित पारस्परिकता की भावना की तीव्रता इस अवस्था में होती है। तो प्राक रूढ़िगत नैतिकता स्तर यह 4 से 10 वर्ष का होता है, ये ध्यान में रखना है। इसमें दूसरों के द्वारा निर्धारित जो भी मानक हैं, जो हमारे बड़े अनुभवी जो भी नैतिक तर्कड़ा दे दिए हैं, जो मानक निर्धारित कर लिए हैं, उसी को आदर्श मानकर बालक व्यवहार करता है और उसके भौतिक परिणामों से वह अच्छा और बुरा का अनुमान लगा लेता है। उसमें उसका कुछ नहीं होता है। अपने दिमाग से, अपने
ज्ञान से वह कुछ नहीं करता, बल्कि यह मान लेता है कि निर्धारित नैतिकता ही जो बड़ों ने बता दिया वही सर्वश्रेष्ठ है। इसके दो भाग हैं, दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखता और साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। इसके बाद जो दूसरी अवस्था नैतिक विकास की है उसको परंपरागत नैतिक विकास, परंपरागत नैतिक विकास स्तर अथवा इसका जो दूसरा नाम है वह है रूढ़िगत नैतिकता स्तर। रूढ़िगत नैतिकता स्तर ये दूसरी अवस्था है। यह अवस्था 10 से 13 वर्ष की होती है, ये ध्यान में रखना है। 10 से 13 वर्ष, इस अवस्था में बच्चे दूसरे के मानकों को धारण करते हैं और सही गलत का निर्णय दूसरों के मानकों द्वारा निर्धारित करते हैं। ध्यान देना है कि पहले स्तर में भौतिक परिणामों के द्वारा सही गलत का निर्णय होता था और दूसरे स्तर में सही गलत का जो निर्णय है वह दूसरों के मानकों के द्वारा निर्धारित होता है। बालक उसी को सत्य मानता है जिससे दूसरों को मदद मिलती है। समाज के अनुकूल जो कार्य होता है उसको वह सत्य मानता है और समाज के लोग जिसको अनुमोदन करते हैं, जिसको प्रमाणित कर देते हैं, स्वीकृति दे देते हैं, उसको वह सही मान लेता है। अर्थात बालक दूसरों के ऊपर ज्यादा निर्भर होता है, दूसरों के अनुमोदन पर ज्यादा निर्भर होता है, समाज के अनुकूल जो कार्य होते हैं उस पर निर्भर होता है, दूसरों की मदद जिस कार्य से होती है उस पर निर्भर होता है। समाज में जो भी गतिविधियां होती हैं उसमें वह भाग लेता है और समाज के अनुकूल व्यवहार करने का प्रयास करता है। तो ये रूढ़िगत परंपरागत नैतिक स्तर है। इसकी जो विशेषता है वह बालकों को जो धारण करना होता है वह दूसरों के मानकों को धारण करना होता है। पहली विशेषता, दूसरों के मानकों को धारण करना, ये इसमें होता है। और समाज को मदद देना, समाज के लोगों का अनुमोदन आवश्यक। तो जो निर्णय बालक लेता है उसमें वह देखता है कि दूसरों के द्वारा जो निर्णय दिया गया है वही प्रमुख है। सही गलत का निर्णय दूसरों के मानकों द्वारा निर्धारित होता है। सही गलत का निर्णय दूसरों के मानकों पर, ये परंपरागत नैतिक विकास स्तर, रूढ़िगत नैतिकता स्तर 10 से 13 वर्ष तक ये चलती है। दूसरों के मानकों
को धारण करना, समाज को मदद देना, समाज के लोगों का अनुमोदन आवश्यक होता है। सही गलत का निर्णय दूसरों के मानकों द्वारा निर्धारित होता है। इसमें परंपरागत नैतिक स्तर में एक अवस्था जो मानी जाती है वह बोली जाती है उत्तम लड़का, उत्तम लड़का, अच्छी लड़की, अच्छी लड़की, उन्मुखता। इस विकास के स्तर को उत्तम लड़का, अच्छी लड़की की उन्मुखता का स्तर कहा जाता है, जिसमें स्वीकृति पाने की इच्छा तीव्र होती है, अस्वीकृति से दूरी होती है। इसमें क्या होता है? स्वीकृति पाने की इच्छा और अस्वीकृति से दूरी। इस स्तर की अवस्था को उत्तम लड़का, अच्छी लड़की, उन्मुखता स्तर कहते हैं, जिसमें क्या होता है? स्वीकृति पाने की इच्छा और अस्वीकृति से दूरी की भावना होती है। तो ये दूसरी अवस्था है जो 10 से 13 वर्ष तक चलती है। इसके बाद जो तीसरी अवस्था है वह है उत्तर रूढ़िगत अवस्था। तीसरी अवस्था को कहते हैं उत्तर रूढ़िगत अवस्था। 13 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक चलती है। तेरह वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक। इसके उत्तर रूढ़िगत अवस्था, इस अवस्था में नैतिक आचरण पूर्णतः आंतरिक नियंत्रण में होता है। सबसे पहली विशेषता है, जहां हम पहले अवस्था में दूसरों द्वारा निर्धारित मानकों की बात करते थे, भौतिक परिणामों के द्वारा हम अच्छा या बुरा का अनुमान लगाते थे, वही दूसरी अवस्था में दूसरों के मानकों को धारण करते थे और सही गलत का अंदाजा उन्हीं दूसरों के निर्णयों पर थोप देते थे, उन्हीं को मान लेते थे। वही उत्तर रूढ़िगत अवस्था में नैतिक आचरण पूर्णतः आंतरिक नियंत्रण में होता है। नैतिक आचरण पूर्णतः आंतरिक नियंत्रण में होता है। और दूसरी विशेषता क्या है? यह नैतिकता का उच्च स्तर बोला जाता है। नैतिकता का उच्च स्तर है। ये भी उत्तर रूढ़िगत अवस्था की विशेषता है। बच्चे प्रजातांत्रिक नियमों का आदर करते हैं। प्रजातांत्रिक नियमों का आदर होता है। इस अवस्था में
प्रजातांत्रिक नियमों का आदर होता है, समाज कल्याण की भावना होती है, समाज कल्याण की भावना होती है। इस अवस्था की विशेषता है, नियम का पालन करके सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया जाता है, नैतिक नियमों को प्रोत्साहित किया जाता है, आत्मनिंदा से बचने का प्रयास होता है, आत्म निंदा से बचाव का भाव होता है। ये उत्तर रूढ़िगत अवस्था में 13 वर्ष से प्रारंभ होकर प्रौढ़ावस्था तक चलता है। नैतिक आचरण पूर्णतः आंतरिक नियंत्रण में होता है। नैतिकता का अच्छा ज्ञान इस अवस्था में हो जाता है। नैतिकता का यह उच्च स्तर कहा जाता है। प्रजातांत्रिक नियमों का आदर होता है, समाज कल्याण की भावना का विकास होता है, नियमों द्वारा समाज कल्याण की भावना विकसित होने की बात होती है और नैतिक नियमों को प्रोत्साहित किया जाता है, आत्मनिंदा से बचने हेतु प्रेरित होता है, दूसरों के नैतिक प्रतिबंध से मुक्ति होती है। इस अवस्था में 2 अवस्थाएं निहित हैं। पहली है सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता, सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता, ये पहली अवस्था है और इसी में दूसरी अवस्था है सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत उन्मुखता, सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत उन्मुखता। सिद्धांत उन्मुखता, ये आज हमने लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत पढ़ा, जो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने 20 वर्ष तक साक्षात्कार के द्वारा अध्ययन किया, साक्षात्कार द्वारा तथ्यों को प्राप्त किया और विश्लेषण के फलस्वरूप इन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि नैतिक संघर्ष में तार्किकता महत्वपूर्ण होती है। बालक का नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता, बल्कि सामाजिक परिवेश में वह रहकर सीखता है, अनौपचारिक रूप से सीखता है। नैतिक विकास को उन्होंने 3 स्तर में विभाजित किया। पहला स्तर है पूर्व नैतिक विकास स्तर, जिसको हम प्राक रूढ़िगत नैतिकता बोलते हैं, जो 4 वर्ष से 10 वर्ष चलती है। दूसरा स्तर उन्होंने परंपरागत नैतिक विकास स्तर बताया, जो रूढ़िगत नैतिकता स्तर भी कहा जाता है। यह 10 वर्ष से 13 वर्ष तक चलता है। पहली अवस्था 2 उप अवस्थाओं में विभक्त है, दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखता। दूसरी अवस्था है साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। दूसरी अवस्था को उत्तम लड़का अच्छी लड़की उन्मुखता का स्तर भी कहा जाता है, जिसमें स्वीकृति पाने की इच्छा होती है, अस्वीकृति से दूर रहने की इच्छा होती है, जो दूसरों के मानकों द्वारा निर्धारित होती है। तीसरी अवस्था को उत्तर रूढ़िगत अवस्था बताया गया है कोहलबर्ग के द्वारा, जो 13 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक चलती है। इस अवस्था को भी 2
उप अवस्थाओं में विभक्त किया गया है। सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता, सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत उन्मुखता। इस अवस्था में प्रजातांत्रिक नियमों का आदर होता है, समाज कल्याण की भावना होती है, आत्मनिंदा से बचने के उपाय सुझाए जाते हैं, नैतिक प्रतिबंध से मुक्ति मिलती है, दूसरों के नैतिक प्रतिबंधों से मुक्ति मिलती है और इसको नैतिकता का उच्च स्तर कहा जाता है, क्योंकि बालक अपने आंतरिक नियंत्रण के द्वारा नैतिकता का विकास करता है, अर्थात वह अपने अंदर से सोच समझ के अपने विचार को व्यक्त करता है, स्वयं सोच के चिंतन के द्वारा नैतिकता को धारण करता है, नैतिक परक कार्य करता है। ये कोहलबर्ग का बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत आज हम आप सबके सामने प्रस्तुत किए। आप सब ध्यान से सुने और समझे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पियाजे ब्रूनर्स का संज्ञानात्मक सिद्धांत, फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत आप सबको बताया। जो साथी वीडियो नहीं देख पाए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसको देखकर समझ सकते हैं। आप सब लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत को जाना, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास का सिद्धांत क्या है उसको आज जाना। वीडियो को देखने के लिए, पसंद करने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।